डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन डिस्कस किया था और वहाँ पे भी एक बात डिस्कस की थी कि जैसे हमारा जो एक लेवल होता है, जो कि बायोस्फीयर जो जैवमंडल में अलग अलग कंपोनेंट पाए जाते हैं, उसकी शुरुआत इंडिविजुअल से होती है या ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं। अलग अलग जो काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म जब इकट्ठे हो जाते हैं एक स्पीसीज के, तो वो पॉपुलेशन कहलाते हैं। और काफ़ी सारी पॉपुलेशन जब इकट्ठी हो जाती है तो वो कम्युनिटी कहलाती हैं। और कम्युनिटी के अंदर सारे लिविंग कंपोनेंट आ जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। और जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। और इकोसिस्टम के हम इस चैप्टर में काफ़ी टाइप पढ़ेंगे। मेन ये पूरा चैप्टर इकोसिस्टम से रिलेटेड ही रहेगा। और इकोसिस्टम के जैसे नेचुरल है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। जब ये काफ़ी सारे इकोसिस्टम इसी किसी एरिया के इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बायोम बना लेते हैं। और काफ़ी सारे बायोम्स हैं। जब धरती के सारे बायोम इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बायोस्फीयर कहलाता है, जैवमंडल। तो हम इस चैप्टर में मेनली आज इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर हमारा 4 पार्ट में रहेगा। और फर्स्ट पार्ट में हम जर्नल इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रोडक्टिविटी देखेंगे, और जो अलग अलग जैसे डेट्रिटस फूड चेन में जो डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन किस प्रकार से होती है मिट्टी में, जो भी कोई ऑर्गेनिक मटेरियल जब भी डेथ हो जाती है, जैसे कि जो प्लांट है, एनिमल्स हैं, जब भी डेड हो जाते हैं तो इनको डिकम्पोज कैसे किया जाता है, मिट्टी में कैसे मिला जाता है, वो भी हम प्रोसेस इस चैप्टर के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। तो जो इकोसिस्टम है, जिसको पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं हिंदी में, तो क्या है? फंक्शनल यूनिट मतलब कार्य करने की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है प्रकृति की। जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ भी संपर्क बनाते हैं, मतलब वो एक दूसरे के साथ अलग अलग नीड के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। और जबकि वो अपनी सराउंडिंग सराउंडिंग मतलब एबायोटिक फैक्टर हैं, जैसे वाटर है, टेम्परेचर है, लाइट है, उसके ऊपर भी वो डिपेंड रहते हैं। तो ये इंटरेक्शन ही इकोसिस्टम के अंदर स्टडी किया जाता है। साइज में वेरीज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड टू ए लार्ज फॉरेस्ट और ए सी। तो जो इकोसिस्टम है इसका साइज एक छोटे से तालाब से लेके एक बहुत बड़े जो वन होता है, जंगल होता है, उससे और बहुत बड़े जो सागर होते हैं, महासागर हैं, तो वो इकोसिस्टम को बना सकते हैं। मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड एंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम। जो पूरा बायोस्फीयर है, जो पूरा जैवमंडल है, तो भी ये भी क्या है? एक सबसे बड़ा इकोसिस्टम हम इसको बोल सकते हैं। ग्लोबल का मतलब है पूरा वर्ल्ड जिसके अंदर आ जाता है, पूरी धरती आ जाती है। तो ये एक इकोसिस्टम को ही बनाता है। टू बेसिक कैटेगरीज जो इकोसिस्टम है, मेनली इसको 2 भागों में बांटा जाता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसके अंदर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आ जाते हैं, जो कि स्थल पे पाए जाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो कि पानी के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कि पानी के अंदर पाए जाने वाले इकोसिस्टम, जैसे पौंड है, लेक है, वेटलैंड है। वेटलैंड मतलब जो दलदली क्षेत्र होते हैं, और रिवर है, और एस्टुरीज। एस्टुरीज क्या होती हैं? ये समुद्री जो एरिया होते हैं वहां पे पाई जाती हैं। उसके बाद मैन मेड इकोसिस्टम, ये नेचुरल इकोसिस्टम है हो सकते हैं। और मैन मेड इकोसिस्टम में जैसे क्रॉप फील्ड है, एक्वेरियम है। क्रॉप फील्ड जैसे हम खेती करते हैं, वहाँ पे जो फसल उगाते हैं उसमें भी काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के कीट वगैरह होते हैं। और फसल भी जो क्या है, खुद प्लांट्स हो जाती हैं। और उसके बाद एनवायरनमेंट तो वहाँ पे अलग अलग मिलता ही है। तो वो क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम जो हम एक ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए मछलियां रखते हैं एक कांच के बर्तन के अंदर, तो वो भी एक इकोसिस्टम का ही काम करता है। तो ये मैन मेड इकोसिस्टम है। और ऊपर जो हमने एग्जांपल देखे हैं वो सारे नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं। उसके बाद है, हम पिक से अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, जैसे टाइप ऑफ इकोसिस्टम विद एग्जांपल नेचुरल और टेरिस्ट्रियल। नेचुरल के अंदर जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जैसे ग्रासलैंड है, घास के मैदान है जहाँ पे पशु वगैरह चल रहे हैं, देख सकते हैं हम। फॉरेस्ट जो कि वन होते हैं, नेचुरल वे में पाए जाते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम होता है। डेजर्ट मरुस्थल होता है, जो जहाँ पे जो भूमि है बंजर होती है, जहाँ पे पेड़ वगैरह बहुत कम पाए जाते हैं, पानी की कमी होती है, तो वो भी एक, ये तीनों टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है। जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम देख सकते हैं जो मैराइन के अंदर जो ओशियन है, महासागर है। फ्रेश वाटर मैराइन मतलब खारे पानी के इकोसिस्टम है। फ्रेश वाटर जैसे लेक होती हैं, झील, नदियाँ होती हैं, वो एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का काम करता है। आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम में जैसे एक्वेरियम है, ये जो कांच का बर्तन होता है, इसके अंदर जो है अलग अलग मछलियां वगैरह पाली जाती हैं। और क्रॉप फील्ड जो कि हम खेती करते हैं तो वहाँ पे जो क्रॉप लगाते हैं अलग अलग, तो वो भी एक मैनमेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम। हम एक
एग्जाम्पल से, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल से ये देखेंगे कि इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इकोसिस्टम किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो एक तो होता है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक मतलब जिसके अंदर लिविंग थिंग नहीं आती है, जिसके अंदर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे वाटर विद डिजोल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड सोइल, सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ द टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो एबायोटिक फैक्टर में जो एबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, उनके अंदर जो वाटर है, जल आ जाता है, जैसे हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो। और उसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस घुले हुए हो सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी घुले हो सकते हैं, मिट्टी भी आ जाती है उसमें। सोलर इनपुट का मतलब जो सूर्य की एनर्जी है, उसके अंदर जो सूर्य की लाइट है वो गिर रही है वहां पे। साइकिल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर एक एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाता है कि कैसे कम ज्यादा होता है। डे लेंथ मतलब दिन का जो टाइम है वो किस तरीके से कम ज्यादा है। और कुछ अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी इसके अंदर आ जाती हैं। बायोटिक कंपोनेंट है दूसरा कंपोनेंट होता है जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट, ये प्रोड्यूसर होते हैं जो कि सनलाइट को किस में बदल देते हैं, एनर्जी फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में। और जी केमिकल एनर्जी को सारे जीव हैं वो यूज करते हैं। इसके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे हम यदि पॉन्ड के अंदर देखें तो फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो पानी की सरफेस पे तैरने वाले प्लांट्स होते हैं। जो प्लैंक्टन क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन ही आते हैं प्रोड्यूसर में। तो कुछ एल्गी हैं, वो हो सकती हैं फ्लोटिंग एल्गी हैं, एल्गी में। और उसके बाद कुछ फ्लोटिंग तैरने वाले सबमर्ज डूबे हुए। और मार्जिनल का मतलब है किनारे पे पाए जाने वाले कुछ पौधे भी एक प्रोड्यूसर का काम करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना तैयार करते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर बोला जाता है, उत्पादक। कंज्यूमर क्या है, जैसे जू प्लैंक्टन, पानी के ऊपर तैरने वाले जो एनिमल्स हैं, जो कि प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग मतलब ऊपर तैरने वाले, या फिर बॉटम ड्वेलिंग का मतलब है तलहटी पे रहने वाले अलग अलग जीव इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि हर्बीवोर्स आते हैं ज्यादातर। डिकम्पोजर, हर्बीवोर्स और कंज्यूमर्स, ये कार्निवोर्स सारे आ जाते हैं कंज्यूमर के अंदर। अलग अलग लेवल हम पढ़ेंगे। डिकम्पोजर क्या आ जाते हैं, जब ये ऑटोट्रोपिक और कंज्यूमर्स दोनों की डेथ हो जाती है तो इनको डिकम्पोज, इनको तोड़ के मिट्टी में मिलाने का काम क्या करते हैं, डिकम्पोजर करते हैं। जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, फ्लैजेलेट्स हैं, जो कि बॉटम के अंदर पाए जाते हैं। और क्या करते हैं, जब भी ये कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल इनसे निकलता है या फिर ये खुद डेथ होती है इनकी दोनों की ऊपर वालों की, तो इनको ये मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। उसके बाद है जो कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम हमने देखे हैं, जैसे एबायोटिक फैक्टर है, इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर आ जाते हैं और एडिफिक फैक्टर भी आ जाते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर में जैसे कि जो जलवायु है वो, जैसे उसमें रेन है, टेम्परेचर है, लाइट, विंड, तो ये सारे फैक्टर आ जाते हैं। जबकि एडेबिक फैक्टर के अंदर जो सोइल, मिट्टी की नेचर कैसी है, पीएच कैसा है, मिनरल कैसी है, टोपोग्राफी मतलब ऊंचावच मतलब ऊंची नीची जो मिट्टी है मतलब उसका लेवल कैसा है, वो इसके अंदर आ जाता है। बायोटिक फैक्टर के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर ये आ जाते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रोप्स में आ जाते हैं। और जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, तो ये सारे क्या हैं, हेट्रोट्रोप्स हैं, विषमपोषी जीव हैं जो कि अपना खाना किसी दूसरे जीवों से लेते हैं। डिकम्पोजर में जैसे हमने देखे हैं बैक्टीरिया, फंजाई एंड सैप्रोट्रोप्स। तो यहाँ से एक ओवरऑल हम आइडिया ले सकते हैं जो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, उनका। उसके बाद है फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। एक भी जो पारिस्थितिक तंत्र है वो क्या क्या काम करता है। सबसे पहले ये कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे कि फोटोसिंथेसिस में होता है CO2 प्लस H2O को किसमें, ग्लूकोज में बदला जाता है, किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन, सन से जो किरणें आती हैं, सनलाइट आती है, उनकी मदद से, किसके द्वारा, ऑटोट्रोप्स के द्वारा। तो ऑटोट्रोप्स जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं वो भी इकोसिस्टम का पहला फंक्शन है। उसके बाद कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रोप्स बाय हेट्रोट्रोप्स, दूसरा जो स्टेप होता है जिसके अंदर जो ऑटोट्रोप्स जो खाना बनाते हैं उनको हेट्रोट्रोप्स, विषमपोषी जीव कंज्यूमर है, उनको कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं उनका। उसके बाद डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रोप्स एंड अगेन। तो जब ये ऑटोट्रोप्स या हेट्रोट्रोप्स, इनका या तो इनकी खुद की डेथ हो जाती है या फिर ये अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रिलीज करते हैं तो उनको तोड़ा जाता है, जैसे कि जो हमने डिकम्पोजर देखे थे वो करते हैं। और मिनरलाइजेशन का मतलब है किसी भी, जैसे ये ऑर्गेनिक फॉर्म में बदलते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदलने को ही मिनरलाइजेशन बोलते हैं। अलग अलग मिनरल को किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से बाहर निकालना, और ताकि ऑटोट्रोप्स उसको बार बार यूज कर सकें और जिससे ये साइकिल है वो चलता रहे। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स हायर ट्रॉपिक लेवल। और हम ये भी जो देखेंगे फंक्शन है इकोसिस्टम का जिसमें जो एनर्जी है वो एक ही दिशा में बढ़ती है। जैसे ऑटोट्रोप्स हैं
ऑटोट्रोप्स एनर्जी को हेटरोट्रोप्स के पास लेके जाएंगे, हेटरोट्रोप्स आगे डिकम्पोजर के पास लेके जाते हैं। और जो ऑटोट्रोप्स के पास एनर्जी है वो कहाँ से आती है, सन से आती है। तो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, कभी भी एनर्जी जैसे हेटरोट्रोप से ऑटोट्रोप्स के पास नहीं आती है, ना कभी डिकम्पोजर से हेटरोट्रोप्स के पास आती है। तो एक एनर्जी एक डायरेक्शन के अंदर ही चलती है, जैसे हम आगे की स्लाइड में भी देखेंगे। एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द एनवायरनमेंट। और डिसिपेशन का मतलब होता है इसका लॉस होना, मतलब इसका अलग अलग फॉर्म में बदले जाना, एंड लॉस एज हीट टू एनवायरनमेंट। और डिसिपेशन का हम इसका यूज भी समझ सकते हैं कि ये अलग अलग फॉर्म में जो यूज किया जाता है, और बाद में जो हीट है, हीट की फॉर्म में इसको हम एनवायरनमेंट में जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो रिलीज कर देते हैं। जैसे हम रेस्पिरेशन में जो हीट एनर्जी एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, तो अलग अलग जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो कंपोनेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर वो यूज की जाती हैं। उसके बाद हम जो ये देख सकते हैं एनर्जी का जो फ्लो है यूनिट डायरेक्शनल, सन से जो एनर्जी है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर के पास आएगी जो कि ग्रीन प्लांट होते हैं। दूसरे पे कहाँ पे जाएगी, कंज्यूमर फर्स्ट के पास जो हर्बीवोर होते हैं, जो डायरेक्ट प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिसको सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये देखेंगे ट्रॉपिक लेवल भी क्या होते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर टू के पास आएगी, जैसे स्मॉल कार्निवोर्स आ जाते हैं इसके अंदर, छोटे कार्निवोर्स जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, तो एनर्जी इनके पास आ जाती है। उसके बाद एनर्जी आगे लार्ज कार्निवोर्स के ऊपर मांसाहारी जीवों के पास जाएगी। और उसके बाद जब भी किसी का भी डिकम्पोज हो जाता है, जैसे हो सकता है इनका भी हो या फिर इनका जो कंज्यूमर्स वगैरह का, तो किसी का भी डिकम्पोजर जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो उस एनर्जी को वापस किसके पास, फाइनल में किसके पास ले जाती है, डिकम्पोजर्स के पास। और डिकम्पोजर से सन के पास तो आती नहीं है। तो जो एक जो एनर्जी है वो सन से अराइज होती है और डिकम्पोजर पे आके है वो खत्म हो जाती हैं। उसके बाद है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। वैसे हमने ये देख लिया है कि अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, लेकिन फिर भी एक आइडिया हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन फिजिकल स्ट्रक्चर। जो एक स्ट्रक्चर बनती है इकोसिस्टम की, उसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन बड़ा जरूरी है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट होने चाहिए और साथ में अपने एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट होने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन एंड यूमिनरेशन ऑफ स्पीसीज गिव्स इट्स स्पीसीज कंपोजिशन। तो जो आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान होती है अलग अलग स्पीसीज की, और यू इन्यूमरेशन का मतलब है उनकी संख्या का पता करना। तो जब स्पीसीज की पहचान करते हैं, उनकी संख्या का पता करते हैं, तो उसी से हमको जो स्पीसीज कंपोजिशन है कि किसी भी इकोसिस्टम में कितनी प्रकार की जो स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं, तो उसका एक आइडिया हमको मिल जाता है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, ये भी कंपोनेंट में आ जाता है इकोसिस्टम का। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। जब हम किसी भी इकोसिस्टम को वर्टिकली उसको अलग अलग लेवल में लेयर वाइज लेयर उसको डिवाइड करते हैं, जैसे यदि हम वन में देखें तो सबसे पहले लेवल पे बिल्कुल मिट्टी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद वहाँ पे छोटे घास वगैरह मिलेंगे, उसके बाद छोटी झाड़ियाँ मिलेंगी, उसके बाद छोटे पेड़ मिलेंगे, उसके बाद बड़े पेड़ मिलेंगे। तो एक जो लेवल है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग स्पीसीज का, तो उसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। और एग्जांपल जैसे ट्री ट्री होते हैं, जो पेड़ होते हैं, ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब लेयर, सबसे ऊंची जो लेयर है वो पेड़ ही कवर करते हैं। और लेयर ऑफ ए फॉरेस्ट श्रब्स सेकंड, तो जो श्रब्स हैं वो सेकंड लेयर, झाड़ियां हैं सेकंड लेयर पे आती हैं, और जो हर्ब्स हैं और ग्रास हैं, जो घास वगैरह होते हैं वो बॉटम लेयर पे बनाते हैं। सबसे पहले लेयर ग्रासेज के द्वारा, सेकंड लेयर जो श्रब्स के द्वारा, और उसके बाद टॉप लेयर है वो ट्रीज के द्वारा बनाई जाती है। और बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या जाते हैं इकोसिस्टम के, जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल, इन्हीं के बारे में हम अलग अलग रूप में डिस्कस करेंगे, जो कि इकोसिस्टम को बनाए रखने में वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट थे। और ये क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट है। जैसे प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, तो अलग अलग जो प्रोसेसेस चलती रहती हैं। प्रोडक्टिविटी मतलब पैदावार, डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस हमने देखी थी जिसमें जो ऑर्गेनिक फॉर्म को इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदला जाता है। और इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे इन दोनों को, जबकि जो एनर्जी फ्लो न्यूट्रिएंट साइकिल है उनको फर्दर पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सबसे पहले प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, ये प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की होती है, जो कि पैदावार होती है एक प्रकार की। तो अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जब भी जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल, जितना भी वो ग्लूकोज वगैरह स्टार्च वगैरह सिंथेसाइज करते हैं, जो अपना खुद का वेट इंक्रीज करते हैं, उसको बायोमास बोलते हैं। तो वो कितना इंक्रीज किया जा रहा है, किस लेवल पे, प्लांट के लेवल पे, प्रोड्यूसर लेवल पे, उसको प्राइमरी प्रोडक्शन बोला जाता है।
और इसको किस में मापा जाता है, वेट के अंदर, और जैसे ग्राम पर मीटर स्क्वायर, मतलब पर एरिया के अंदर कितना ग्राम है वो इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्टिविटी, या फिर एनर्जी में मापा जाता है जैसे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। तो हम अलग अलग तरीके से इसको माप सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि प्रोडक्टिविटी को जो मापने की यूनिट क्या होती है, और ये प्रोडक्शन को या प्रोडक्टिविटी को। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड मेजर्ड इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ईयर आ जाता है, प्रोडक्टिविटी में ईयर टाइम है उसका भी ड्यूरेशन आ जाता है, जबकि प्रोडक्शन में हम एरिया तक ही उसको कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर आ जाता है, मीटर इनवर्स स्क्वायर और ईयर इनवर्स आ जाता है, जबकि किलो कैलोरी। तो यहाँ पे ईयर का फैक्टर आ जाता है, और होता ये भी प्रोडक्शन ही है। टाइप क्या होते हैं प्रोडक्टिविटी के, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप होते हैं इसके भी आगे, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको जीपीपी एनपीपी बोलते हैं, और उसके बाद है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी के जो टाइप हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो देखते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया जाता है प्राइमरी लेवल पे, जो प्राइमरी लेवल होता है प्रोड्यूसर क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। टू टाइप इसके जो हमने पहले नाम देखे थे उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल एक बार प्रोड्यूस होता है उसको ग्रोस, मतलब कुल टोटल जितना ही मटेरियल प्रोड्यूस होएगा वो ग्रोस में आ जाता है, और इसमें से कुछ अमाउंट है वो प्लांट के द्वारा खुद यूज कर ली जाती है रेस्पिरेशन में, जो मतलब वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, खुद एनर्जी, थोड़ी एनर्जी खुद के लिए बनाएगा वो, और उसके बाद जो एनर्जी बच जाती है जो वो हर्बिवोर को बेचता है, तो वो आ जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हर हेटेरोट्रोप्स, तो ये वो बायोमास होता है प्लांट के अंदर जो कि हेटेरोट्रोप्स के द्वारा कंज्यूम किया जा सकता है, उसमें हर्बिवोर्स भी आ सकते हैं, डिकम्पोजर भी आ सकते हैं। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, तो इसको कैसे निकाला जाता है, जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल बनता है उसमें से जो रेस्पिरेटरी लॉस है जो प्लांट अपने खुद के लिए यूज करता है, जैसे जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है इसका, एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्स 170 बिलियन टन ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारा टोटल बायोस्फीयर है, जैव मंडल है, उसके अंदर जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कितनी प्रोड्यूस होती है, लगभग एक साल में 170 बिलियन टन, मतलब 170 अरब टन, टन में भी 1000 किलो आ जाते हैं। इतना सारा जो मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के द्वारा ड्राई वेट, और ये इसमें से वाटर तो निकाल ही रखा है, यदि वाटर इसमें ऐड करें तो काफी सारी मात्रा वो बढ़ सकती है। तो इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर है वो हर साल प्रोड्यूस करते हैं जो ग्रीन प्लांट हैं। प्रोडक्टिविटी ओशियन आर ओनली 50 बिलियन टन, जबकि जो इसमें से यदि हम देखें जो ओशियन के अंदर कितनी प्रोडक्टिविटी है वो 55, मतलब 55 बिलियन टन ही है, बाकी जो बच गया वो टेरेस्ट्रियल है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर जो भी प्रोडक्टिविटी बनाते हैं, नए नए जो सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे ग्लाइकोजन बनाते हैं हम, प्लांट को खाने के बाद जो स्टार्च टूटता है ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज के बाद हम ग्लाइकोजन जो बनाते हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आ जाता है। इसकी भी अलग अलग फॉर्म होती हैं, ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वही है, जो हम टोटल ऑर्गेनिक मैटर तैयार करते हैं वो ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाता है, और जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आगे के मटेरियल के लिए जो टर्सरी लेवल के लिए जो भी मटेरियल भेजा जाता है वो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो हम देख सकते हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसमें लीफ है, और लीफ क्या करते हैं, जैसे प्राइमरी प्रोडक्शन जैसे यहाँ पे कितना है 300 जूल एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, तो जो नेट है ये यूज किस में कर रहा है, जो 100 जूल एनर्जी इसने खुद के लिए यूज कर ली, और जो बच गई है 200 जूल ये क्या यहाँ पे भेज देता है, जो टिश्यू वगैरह जो बनाता है स्टोरेज ऑर्गन, और जो लार्वा वगैरह है या फिर कोई भी हर्बिवोर है जब इनको खाता है तो कितनी लेगा वो 200 जूल एनर्जी ले पाएगा, 100 तो इसने खुद के लिए यूज कर ली। तो जो टोटल बनी थी 300 जूल वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, और जो आगे के लिए ट्रांसफर की जाती है जैसे 200 जूल वो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी कहलाता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जैसे ये जो लार्वा था तो इसके पास 200 जूल एनर्जी थी, तो इसने भी खुद एनर्जी का कितना यूज कर लिया 67 जूल, जैसे सेल रेस्पिरेशन में खुद के लिए यूज कर लिया, खुद जो शरीर के लिए एनर्जी वगैरह में। और जबकि आगे
कुछ ये मटेरियल क्या कर देता है, फेसेज, फेसेज का मतलब जो एक्सक्रीटा वगैरह है उसमें निकाल देता है, और कुछ इसके अंदर जो टिश्यू है उसके अंदर स्टोर हो जाती है 300 जूल एनर्जी। तो ये चाहे फेसेज के अंदर निकाल रहे हो चाहे ये टिश्यू के अंदर बना रहे हो, तो वो किस में आ जाता है, नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन के अंदर, और जो स्टार्टिंग में था वो क्या है, ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो यहाँ से हम इसी प्रकार से टर्सरी लेवल पे भी चला जाता है, उसके भी अलग अलग टाइप हो जाते हैं। उसके बाद है डिकम्पोजिशन, जो इस पार्ट का जो लास्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो अपघटन है किसी भी चीज का, छोटे टुकड़ों में टूटना, वो कैसे होता है। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है उसका जस्ट उल्टा होता है, जिसके अंदर जैसे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को निकालना, क्या है ये, डिकम्पोजिशन। फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट हम बोल सकते हैं। रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन के लिए कच्चे पदार्थ की क्या क्या जरूरत पड़ती है। एंड ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। डेड प्लांट रिमेन सच एज लीव, बार्क, फ्लावर, कि कुछ भी हो सकता है जो प्लांट के जो डेड प्लांट मतलब मरे हुए प्लांट के कुछ भाग, जैसे कि लीव्स, पत्ते, बार्क, छाल, फ्लावर, फूल। एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फिकल मैटर, तो हो सकता है एनिमल्स का डेड रिमेन्स, मतलब जैसे कि फिकल मैटर वगैरह हो जाता है, कोई भी जैसे कुछ ऑर्गन वगैरह होते हैं, या फिर कुछ जैसे पेड़ वगैरह होते हैं, वो लिविंग है खुद, लेकिन उसकी जो स्टेम वगैरह होती हैं, टहनियाँ वगैरह जब टूट के गिरती हैं तो डेड रिमेन्स कहलाती हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ कंपोजिशन को कम ज्यादा करते हैं। जैसे केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस, डेट्रिटस क्या होता है, ये डेड सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं। तो रेट इज स्लोअर इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, ये हार्ड सब्सटेंस होते हैं, इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब जब इनको तोड़ना ही मुश्किल है तो डेट्रिटस फूड चेन भी आगे हम देखेंगे, जिसके अंदर जो डिकम्पोजर है वो अपना खाना भी लेते हैं इसे, और इसको तोड़ने से जो भी इनको एनर्जी मिलती है और साथ में मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स मिला भी देते हैं। तो जो उनका डिकम्पोजन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। एंड क्विकर, क्विकर कब होएगा, इफ द डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वेस्ट सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर, और यदि आसानी से तोड़े जाने वाले यदि उसमें सब्सटेंस हैं तो क्या है, उसकी जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो फास्ट रहेगी। इसी प्रकार से क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, जैसे टेम्परेचर एंड सोइल हैं, ये भी बड़ा इफेक्ट करते हैं। वार्म एंड मोइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, यदि एनवायरनमेंट गर्म है और नमी है वातावरण में, जैसे फंगस वगैरह हम देखते हैं जो कवक वगैरह जब कब ज्यादा उगते हैं, जब गर्म मौसम होता है और साथ में नमी भी होती है, जैसे रेनी सीजन में हमको ये कंडीशन दोनों मिल जाती हैं। जबकि यदि टेम्परेचर लो है, सर्दियां हैं जैसे, और एनाएरोबियोसिस का मतलब है जो वहाँ पे जो एयर वगैरह नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, तो उसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन है वो रुक जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। उसके बाद है जो डिकम्पोजिशन है उसको हम साइकिल से समझते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस जो स्टार्टिंग में, और फोटोसिंथेसिस से जो ग्रीन प्लांट्स ने जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार किया, जैसे ही ये पत्ता गिर गया तो ये क्या हो गया, सड़ना शुरू हो गया, और इसके जो डिकम्पोजिशन वगैरह के जरिए क्या किया, ऑर्गेनिक रिच सॉइल के अंदर ये चला गया, और जो ऑर्गेनिक रिच सॉइल में इसके अलग अलग जो इसके कंपोनेंट थे, अलग अलग जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, अर्थवॉर्म बैक्टीरिया या माइट्स वगैरह होते हैं जो कि कीट कीट वगैरह होते हैं सॉइल के अंदर, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि इसी डेड से हो सकता है मशरूम वगैरह जो फंजाई हैं वो उगजे, और फंजाई को वापस इन अर्थवॉर्म के द्वारा मिट्टी में मिला दिया जाता है, ऑर्गेनिक रिच सॉइल बन जाती है, और इसी ऑर्गेनिक रिच सॉइल को फिर प्लांट वापस यूज कर लेते हैं, और ये साइकिल है जो फोटोसिंथेसिस का डिकम्पोजिशन का वो चलता रहता है। तो ये डिकम्पोजिशन साइकिल हम यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद स्टेप क्या क्या आते हैं डिकम्पोजिशन में। सबसे पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू, जो भी डेड मैटर होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना, किसके द्वारा, डेट्रीवोर्स के द्वारा। डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, जो कि ये काम करने का जो ये डिकम्पोजिशन का काम करना स्टार्ट करते हैं, जैसे अर्थवर्म, केंचुए होते हैं। उसके बाद दूसरी प्रोसेस है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सोइल होरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट। तो जो भी वाटर सोल्यूबल और इनऑर्गेनिक मटेरियल न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, तो जैसे पानी वहां पे आएगा उस एरिया के अंदर, तो पानी के साथ रिश्ते रिश्ते मिट्टी की गहरी परतों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो साल्ट है फिर वो इतना ज्यादा गहराई में चला जाता है, उसको यूज नहीं किया जा सकता। तो इस प्रोसेस को लीचिंग बोला जाता है। कैटाबोलिज्म क्या होता है, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डिट्रेचर इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो फ्रेगमेंटेशन था वो तो ऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में बदल रहा था, बड़े ऑर्गेनिक फॉर्म को स्मॉलर ऑर्गेनिक फॉर्म में। जबकि जो कैटाबोलिज्म में क्या होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म को
किसमें, इनऑर्गेनिक फॉर्म में बदला जाता है, बिल्कुल सिंपलेस्ट सब्सटेंस में उसको तोड़ दिया जाता है। कैटाबोलिज्म का मतलब ये होता है डिकम्पोजिशन, तोड़ना। ह्यूमिफिकेशन क्या है, लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड मॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। एक ह्यूमस मटेरियल होता है जो कि डार्क कलर का होता है, काले रंग का होता है, और वो एक्यूमुलेट किसकी वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से होता है, जो भी ये डेड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है इकट्ठा होता रहता है मिट्टी में। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन विद अंडरगो स्लो डिकम्पोजिशन रेट। तो इसके अंदर जो माइक्रोबियल एक्शन है वो बहुत ही कम पाया जाता है, माइक्रोब अच्छे ढंग से यहाँ पे एक्शन नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से वो स्लो डिकम्पोजिशन रेट होता है उसका काफी। बीइंग कोलोइडल इन नेचर इट सर्व्स एज रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और ये क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं मिट्टी में उसको एक रिजर्वोयर का काम करता है। मतलब यदि ह्यूमस है मिट्टी में तो वो काफी उपजाऊ मानी जाती है। तो ये फोर्थ नंबर स्टेप आता है, जब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जब ये मिट्टी में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट रिच सोइल बनाते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप जो मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन में क्या है, ह्यूमस को फिर फर्दर डिग्रेड किया जाएगा कुछ और माइक्रोब्स के द्वारा और सूक्ष्म जीवों के द्वारा, और जिसमें से फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को निकाल लिया जाता है और उनको मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो ये 5 स्टेप में डिकम्पोजिशन होता है, और इन्हीं 5 स्टेप को हम एक स्लाइड से समझते हैं। जैसे सबसे पहले जो रॉ मटेरियल डिकम्पोजिशन का कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी जीव हो सकता है, जैसे गिलहरी है, कोई भी पेड़ हो सकता है। और जैसे ये दोनों गिरते हैं, जैसे पेड़ है वो भी गिर गया, गिलहरी है या चूहा है वो भी, वहाँ पे डेथ होगी उसकी, तो उसको क्या किया जाएगा, मतलब सेनेसेंस मतलब बुढ़ापे के अंदर जब इनकी लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो इनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद इनको फ्रेगमेंटाइज किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद जो कैटाबोलिज्म है उसके अंदर अलग अलग टाइप के जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, तो उनको जैसे केंचुए वगैरह भी इसमें शो कर रखे हैं, जो कि फ्रेगमेंटेशन वगैरह करते हैं, लेकिन कैटाबोलिज्म माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद लीचिंग, लीचिंग में क्या होता है कि काफ़ी सारा जो इसमें से वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है वो पानी के द्वारा मिट्टी के अंदर रिसता हुआ चला जाता है, और जो भी मटेरियल ऊपर बच जाता है जो रिसने लायक नहीं है तो वो एक ह्यूमिफिकेशन बनाता है, ह्यूमस बनाता है। और ह्यूमस के अंदर फिर इसको फर्दर डिकम्पोज किया जाता है, ब्लैक कलर का है देख सकते हैं, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है। उसके बाद इसको और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा तो ये बिल्कुल मिट्टी बन जाता है, रेत बन जाता है, और इसी रेत को फिर अलग से जो प्लांट है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद उनकी जब डेथ होती है तो ये साइकिल चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक यूनि डायरेक्शनल फ्लो है, इसके अंदर जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है। तो एक बार जो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में, फिर इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में, इस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है।